हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आगे चलें। तो आगे चलते हैं और हम लोग वर्क बाय एनर्जी के मेरे ख्याल से हम तीन एक लेक्चर या तीन चार लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे और आगे एक और मुश्किल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन मुश्किल से ऐसा है कि आपके पास इस लेक्चर में बस मैं दो ही क्वेश्चन लूंगा। तो दोनों क्वेश्चन मिलके आपको यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे टाइम देखता हूँ मैं। टाइम क्या हो रहा है ना, वैसे इस समय सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक 3 मीटर की स्प्रिंग है और यहाँ पर मान लो एक 3 ही किलो का मास है। ठीक है। और यहाँ से एक पुली है। ठीक है। और इसके नीचे एक 2 किलो का मास है। ठीक है। और इस स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और जो स्प्रिंग है उसका के जो है वो है 25 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन 3 kg is about to leave surface। अब क्वेश्चन क्या है भाई कि जब ये 3 किलो सरफेस को लीव करने वाला होगा, तुम कहोगे ऐसा क्यों होगा। मैं बोलूंगा देखो ऐसा है, ये दो नीचे आएगा तो तीन आते एक तरफ एक टाइम पे स्प्रिंग इसको उठा लेगी। ऐसा नहीं कि ये जिंदगी भर साथ ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब 3 किलो सरफेस को छोड़ने वाला होगा तो उस समय मुझे बताना है कि इन दोनों की स्पीड क्या होगी। दोनों की एक ही होगी क्योंकि वहां तक दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है ना। तो दोनों की एक ही स्पीड होगी। तो लेट्स सी कि कितनी स्पीड होगी। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखते रहना हैंड टू हैंड, क्योंकि लिखना ही सही है ताकि मैं आगे बोर्ड मिटाऊंगा। ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हम इस स्प्रिंग को एक नॉर्मल रबर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। देखना रबर और स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं होता। बस फर्क ये होता है कि रबर जो होती है वो खींचने में स्प्रिंग होती है, दबने में स्प्रिंग नहीं होती। रबर को खींचोगे तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा के एक्स, दबाओगे तो धागे की तरह बिहेव करेगा। तो एक रबर जो होती है आधी स्प्रिंग होती है। तो मान लो कि यहाँ कहीं जाके, मान लो यहाँ कहीं जाके, इस जगह कहीं जाके मान लो ऐसा होता है 3 किलो 2 किलो। तो मान लो ये नीचे आया, इधर चला। ठीक है। और यहाँ कहीं आके ये उठने कगार पे आ गया। अब उठने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो ये आपके पास एल है जो 3 मीटर है। ठीक है। अब सोचना मेरी बात कि अगर मान लो कि दो इनिशियली यहाँ था, तो मान लो दो अगर सपोज कुछ एक्स नीचे आया तो तीन भी एक्स ही आगे आएगा। ये सिंपल सी बात है। देखो यार, जितना ये नीचे आएगा उतना ही आगे चलेगा। ठीक है। धागा तो वही है, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा। यहाँ से धागा एक्स कम होगा, यहाँ से धागा एक्स बढ़ जाएगा। ठीक है। अब नहीं, इसको एक्स नहीं, इसको वाई बोल देते हैं, क्योंकि एक्स जनरली स्प्रिंग की इलोंगेशन दिखाता है। अब क्या हुआ कि ऐसा होगा कि स्प्रिंग का एक फोर्स होगा, मान लो उसको एफ एस पी लिख देते हैं। और मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। इस एफ एस पी के दो कंपोनेंट होंगे, एफ एस पी कॉस थीटा और इधर होगा एफ एस पी साइन थीटा। ठीक है। एफ एस पी कॉस थीटा, एफ एस पी साइन थीटा। ठीक। और ठीक है भाई। अब होगा क्या कि एक नॉर्मल होगा और इसका एक एम जी होगा। अब सोचने की बात क्या, मैं समझाता हूँ आपको। सोचने की बात सिंपल सी ये है कि ऊपर एफ एस पी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल है। अगर ये उठने की कगार पे है तो उठने की कगार पे होने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जीरो हो चुका है। तो एट कगारे, कगार ए उठना, जैसे ही उठने कगार पे आएगा नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि एफ एस पी कॉस थीटा जो होगा
वो mg के बराबर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो उठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो चुका है, सरफेस छोड़ देगा। ठीक है भाई, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे बताना है कि उस समय, मुझे बताना है कि उस समय, मुझे क्या बताना है कि उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। तो उस समय तक तो भाई मान लो इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड v होगी, ये हमको v निकालना है। अब कैसे कैलकुलेट करें ये हम देखते हैं। चलो भाई कुछ इक्वेशन लगाते हैं। तो एक तो इक्वेशन होगी एफ एस पी कॉस थीटा एम जी है, ठीक है, और एफ एस पी साइन थीटा का मुझे कुछ करना नहीं है, तो एफ एस पी कॉस थीटा एम जी है, एफ एस पी साइन थीटा का मुझे कुछ करना नहीं है। क्या मास्टर अटक चुका है? मुझे नहीं पता, हो सकता मास्टर अटक गया, हो सकता मास्टर नहीं अटका। चलो भाई, अब स्प्रिंग फोर्स होगी कितनी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लेफ्ट लिख चुके हैं तो मैं लेफ्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके लिख लो, नहीं तो पॉज लिखा, आगे चलते। अच्छा, तो लेट्स सी, तो एफ एस पी कॉस थीटा एम जी है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये 3 है, ये थीटा है, ये 3/cos थीटा होगा। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूंगा यार सिंपल है, छोड़ना यार। ठीक है, तो अरे यार अब तुम इसको मानो कि ये कुछ भी है, डी है, तो cos थीटा बराबर डी 3/d, तो डी बराबर 3/cos थीटा, फालतू बकवास है, ये चीज हुआ है। अब मान लो कि स्प्रिंग एक्स खींची पड़ी है, तो 3 तो थी और एक्स खिंच गई है, तो एक्स जो है मान लो ये एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग स्प्रिंग एक्स खींची पड़ी है तो 3/cos थीटा को 3 + x लिख सकते हैं। अब 3/cos थीटा को 3 + x लिखा, एक सेकंड, तो इतना हो गया। अब जो एफ एस पी होता है, एफ एस पी कितना होता है, के एक्स, की आपके पास शायद मैंने 25 दिया था। तो अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लाते हैं कि एफ एस पी कॉस थीटा बराबर एम जी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ एस पी को लिख देते हैं के एक्स कॉस थीटा एम जी की जगह, ये मास कितने किलो का था, 3 किलो का मास था, 30। ठीक है, अब एफ एस पी कॉस थीटा इतना हो गया आपके पास, तो एफ एस पी कॉस थीटा के एक्स 30, के आपके पास 25 है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स कॉस थीटा बराबर 30/के 25 है, तो आपके पास आ गया 6/5। ठीक है, ओके। अब क्या करें भाई साहब, तो एक्स कॉस थीटा 6/5 आ गया, और एक काम और करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 3/3 + x, और क्या, ये 3 है, ये 3 + x है, यहाँ से भी देख सकते हो 3/3 + x। केवल ऐसा हो जाता है कि मेरे को लगता है कि मैं लटकने वाला हूँ, लेकिन भगवान जाने लटकेंगे तो लटकेंगे, देखा जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से कितना आ गया, 3 से 6 कट गया, ये आपके पास कट के 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5x बराबर 2 3 6, ठीक है, और 2x। तो लो जी, 5x में से 2x गया, आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 3x बराबर 6। 3x अगर 6 है तो x कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन सॉरी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना,
x बराबर 2 आ गया, बहुत सिंपली से। ठीक है, अब आप ये पॉज करके लिख लो, पॉज लिखो। अब हम आगे चलते हैं, अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं। ठीक है, और ये 3 + x है तो ये हो गया 5 मीटर। अब इतना आपने लिख लिया और ये 3 मीटर था ही, तो अब हमको आगे चलना है। ठीक है, इट्स इजी क्वेश्चन। मिटा दूं? मिटा दूं। चलो, तो ये ब्लॉक यहाँ से आया, मैं ब्लॉक नहीं बना रहा। तो ये 3 मीटर था, ये 5 मीटर था, कोई नहीं बोलेगा ये कितना होगा, ये 4 मीटर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो बेसिकली 4 मीटर चला, यहाँ पुली थी, और ये 4 मीटर चला, ये 3 किलो था, 2 किलो था, ये 4 आगे आएगा तो ये 4 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब मुझे बताना है कि इसकी स्पीड क्या है। तो मान लो इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड भी क्या है, v है। दोनों की स्पीड सेम होगी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बेसिकली 3 मीटर से 2 मीटर खींच गई, ये आपके पास x। ठीक है, अब क्या करते हैं, सवाल करने के दो तरीके। सवाल करने का तरीका ये है कि 3 किलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, 2 किलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। लेकिन समस्या क्या है कि जब 3 किलो पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो एक वर्क होगा टेंशन का, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे टेंशन वेरिएबल होगी। क्यों, आप खुद सोच लेना। टेंशन वेरिएबल, टेंशन का वर्क निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे 2 किलो पे भी निकालोगे तो 2 किलो पे mg और टेंशन का वर्क होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेंशन का वर्क है ना, ठीक है, टेंशन का वर्क 3 किलो पे और टेंशन का वर्क 2 किलो पे इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल है, मेरी बात समझना। जैसे कि मान लो इस पे स्प्रिंग लगे रहने दो, कभी भी मान लो ये टी है, ये टी है, सोचो कि अगर ये ds आगे जाएगा, ये ds नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस पर ये 3 किलो है, ये 2 किलो, इस पर टेंशन का वर्क होगा प्लस टीडीएस, और इस पर टेंशन का वर्क होगा माइनस टीडीएस। समझने की बात? तो प्लस टीडीएस और माइनस टीडीएस, तो 3 किलो पे होगा प्लस टीडीएस और 2 किलो पे होगा माइनस टीडीएस। तो किसी भी छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में, किसी भी छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में आपका जो टेंशन का वर्क है वो 3 और 2 किलो पे जीरो हो जाएगा। समझ में बात? क्योंकि मतलब दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम ना 3 पे लगाते हैं ना 2 पे, हम 3 और 2 को कंबाइन कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि 3 और 2 को कंबाइन करोगे तो टेंशन का वर्क जीरो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम केसेस में, थोड़ा लेकिन दिमाग लगा के चलना, ऑलमोस्ट हर केस में, ठीक है ना, सिस्टम पे टेंशन का वर्क नहीं आता। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस वर्क डन बाय टेंशन कम्स टू बी जीरो। लगभग लगभग हर केस में टेंशन का वर्क डन जीरो आता है, इसलिए टेंशन का वर्क डन लेने की जरूरत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, 3 kg प्लस 2 kg, और लगाते हैं वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल जीरो है, के फाइनल। अब हमने सिस्टम दोनों को मान लिया, क्यों? क्योंकि एक को मारेंगे टेंशन का वर्क आएगा, हम टेंशन का वर्क निकालने के इच्छुक ही नहीं। अब इस दोनों को सिस्टम मानोगे तो 2 किलो पे किसने काम किया भाई साहब, 2 किलो पे काम किया mg ने, है ना। नीचे आया, 3 पे नहीं किया, क्योंकि 3 पे mg इधर है, नीचे ऊपर नहीं आया, तो वो इधर चल रहा है, इधर तो 90 डिग्री है ना। तो वर्क डन किसका किसका आएगा, mg ऑन 2 किलो, पहला वर्क। ठीक है, टेंशन का वर्क लेना नहीं है, और इस पर नॉर्मल लगेगा, इसका वर्क नहीं होगा, एक स्प्रिंग का वर्क होगा, और कोई तीसरा वर्क है नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क हो गया। अब mg का 2 किलो पे वर्क क्या हो गया, mg h, m2
जी ब्रेच कितना हो गया 4। स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के शुरू का स्क्वायर। शुरू में कितना है भाई, शुरू में ये नेचुरल लेंथ थी 0 और बाद में 2 मीटर खींच गई, तो ये आपके पास एक्स है। तो हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर हो गया आपके पास। अब ये हो गया आपके पास वर्क। अब इन दोनों का सिस्टम ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी भी इसकी वेलोसिटी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 3v² प्लस हाफ 2v²। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग लिखते चलो, प्लीज लिखते चला करो, प्लीज लिखते चला करो, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। और इकट्ठे बहुत बड़े बोर्ड पे हम सब लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बोर्ड पे मैं सब कुछ लिखूंगा तो स्क्रीन तो उतनी है जिसमें आपको देख रहे हो, तो छोटा छोटा दिखेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है v। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ये मिटा देता हूं पोर्शन। ठीक है, चलो जी। 2g × 4, तो 2 × 4 8, 8 × g 80 प्लस के 25 था, तो -25/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3/2v²। और यहां से आएगा 1v²। ठीक है, तो 25/2 इंटू 4 50 हो गया, तो 80 में से 50 गए 30, बराबर कितना आएगा 3/2 प्लस 1 5/2 v²। 5 इंटू 6 30, 6 दूनी 12, तो v² 12 हो गया, तो v कितना हो गया √12। √12 को आप 2√3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो भाई कि ये जो ब्लॉक है इन दोनों की वेलोसिटी उस समय 2√3 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, लेकिन आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लो, वैसे मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे समझा है, आप इसको रिवाइंड करके देखो नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम चलते हैं आगे। ये आंसर आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। ठीक है, ये भी थोड़ा टिपिकल सा केस है, और इसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम की सारी चीजें खत्म कर देंगे। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो गया, इसकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई, और आगे एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं अच्छा से। तो ये गया आपके पास। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और ये क्वेश्चन है ऐसा कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर रखा है, सपोज कि एक 2 किलो का मास है, और मान लो यहां पर एक 3 किलो का मास है। ठीक है, और मान लो ये एंगल का भी 37 डिग्री है। मान लो यहां से यहां तक का ये जो धागा है, मतलब यहां से यहां तक का ये धागा 5 मीटर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ 2 kg and 3 kg when 3 kg comes down by 1 मीटर। जब ये 1 मीटर नीचे आ जाती है तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी। ठीक है, लेट्स सी। तो इसको 1 मीटर नीचे आना है, तो इसको 1 मीटर नीचे आने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, दोनों चीजें बतानी है। चलो भाई लेट्स सी। और सोचने की बात क्या है, मैं इस क्वेश्चन को ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो सोचने की बात यह है कि धागे की लेंथ तो फिक्स ही है, तो अगर 1 मीटर इधर आएगा तो यहां से 1 मीटर धागा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अगर धागा यहां से 1 मीटर बढ़ेगा तो यहां से 1 मीटर कम होगा। कॉमन सेंस की बात सही। तो 1 मीटर नीचे आने के बाद ऐसा होगा कि आपके पास
मतलब आपके पास हो गया ये 4 मीटर हो गया, ये जो 2 किलो है, और ये 1 मीटर नीचे आ चुका है। तो ये एक नीचे आ गया और ये घट के 4 हो गया, ठीक है। और नो डाउट ये एंगल थोड़ा बदल जाएगा। अब देखो ये 37 है अगर, तो नेचुरल सी बात है कि 5 sin 37 ये 3 मीटर होना चाहिए 3 मीटर, 5 sin 37, और ये 4 मीटर होना चाहिए। ये सिंपल 3 4 5 का ट्राइंगल है। चलो भाई, ये पुली बहुत छोटी है, ठीक है ना, पुली स्मॉल। तुम कहोगे स्मॉल क्यों, क्योंकि अगर स्मॉल नहीं होगा तो इसको आप ट्राइंगल नहीं मान सकते, ठीक है। तो भले मैं बड़ी दिखाऊं लेकिन पुली छोटी है। अच्छा जी, अब क्या करें। तो ये फाइनल कंडीशन आ गई। अब मुझे बताना है इस समय इन दोनों की स्पीड क्या होगी। तो मान लो इसकी स्पीड है v और मान लो इसकी स्पीड है v डैश, ठीक है। तो हम स्पीड तो निकाल ही सकते हैं लेकिन हमको लगानी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको समझाते रहता हूँ। तो अल्टीमेटली कंडीशन ये होगी आपके पास कि ये 4 मीटर, ये 37 डिग्री है, ये 1 मीटर नीचे आ गया है ना, और ये धागा जो है 4 मीटर बन गया, ठीक। अब लेट्स सी, तो मिटा दूं मैं, फिर देख लो ये धागा 1 मीटर बढ़ा तो ये धागा 1 मीटर कम होगा, तो ये 5 की जगह 4 मीटर आ गया, ठीक है ना। और ये हाइट तो 3 मीटर की रहेगी अभी, हालांकि इसका कोई काम शायद ना पड़े। ओके, अब हम देखते हैं आगे। मैं लेफ्ट मिटा रहा हूँ। चलो जी, अब देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि जनरली हर सिस्टम में टेंशन का वर्क डन जीरो होता है। अब मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ भी टेंशन का वर्क डन जीरो होता है कि नहीं। अगर देखो इस पर जीरो नहीं होगा, इस पर भी टेंशन का वर्क, जैसे टेंशन ऊपर है ये नीचे, टेंशन का वर्क इस पे, टेंशन का वर्क इस पे है। तो हम देखते हैं क्या दोनों को मिला के टेंशन का वर्क डन जीरो होता है कि नहीं। लेट्स सी। अब देखो भाई हुआ क्या कि ये है, मान लो ये टेंशन इस पे, ये टेंशन इस पे है। मान लो कभी भी ये ds चलता है, ठीक है, और ये ds डैश चलता है, ये इधर चलेगा, ये आगे आएगा, नीचे आएगा। और मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कंस्ट्रेंट के हिसाब से, कंस्ट्रेंट अगर आपको याद हो तो, कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो टोटल लेंथ है वो सेम रहती है। तो 1 2 3 और 4। तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखो, तो अगर ये ds डैश चला तो एक्चुअली लेंथ कितनी कम हुई, माइनस ds डैश। 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ कितनी बढ़ गई, ds बराबर 0, ठीक है। थोड़ी सी मैंने गलती करी, क्या गलती करी, ये गलती करी। ये ds डैश चला तो एक्चुअली लेंथ कितनी कम हुई, ds डैश का कॉम्पोनेंट, तो माइनस ds डैश cos थीटा। 3 का 0, 4 का 0, और इसका 0, और इस 3 किलो का प्लस ds बराबर 0। तो पहली बात तो जो ds होगा वो ds डैश cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से ds डैश cos थीटा कम हो, यहाँ पे ds डैश बढ़ गई, तो ds डैश cos थीटा के बराबर होगा ds, ठीक है। अब टेंशन का वर्क देखते हैं। तो टेंशन का वर्क अगर मैं दोनों पे देखूंगा, है ना, छोटा सा वर्क, तो यहाँ टेंशन का वर्क होगा टी डी एस डैश कॉस थीटा, और इस पे होगा टी डी एस कॉस पाई, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया टी डी एस डैश कॉस थीटा -1 माइनस डी एस, क्योंकि टी कॉमन ले लिया, डी एस डैश कॉस थीटा, कॉस पाई का -1। अब डी एस डैश कॉस थीटा और डी एस, ये चीज आपस में इक्वल है। तो ये चीज इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज आपस में कट गई, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आपके पास 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी किस्मत की बात है कि किसी भी छोटे इंस्टेंट के लिए टीएस का वर्क डन, सॉरी टेंशन का वर्क डन 0 है, तो छोटे के लिए भी 0 है, तो हर छोटे छोटे इंस्टेंट पे 0 होगा। तो एक बड़े इंस्टेंट पे 0 है तो हो सकता है हर इंस्टेंट पे 0 ना हो, लेकिन अगर छोटे इंस्टेंट पे 0 है तो पक्का 0 होगा। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो हो सकता है आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए और 10 ऑब्जेक्टिव टेस्ट के टोटल मार्क्स 0 है, क्यों है, कभी +10 आए, कभी -10 आए, कभी +10 कभी नेगेटिव। तो
अगर टोटल जीरो है तो हो सकता है कि हर इंस्टेंस पे जीरो ना हो, लेकिन अगर हर टेस्ट में जीरो है तो कंफर्म है टोटल जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसमें हर इंस्टेंट पे जीरो होगा तो कंफर्म है जीरो होगा। तो भाई मैंने इतनी मुश्किल समझाया कि टेंशन का वर्क डन जीरो होगा। अब हम चलते हैं आगे, अब लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग फटाक से इसको लिख लो, ठीक है। ऐसा लगभग हर केस में ऐसा ही आएगा आपके पास कि आप कंस्ट्रेंट से देख सकते हो कि टेंशन का वर्क डन जीरो होगा, लेकिन तो भी देख लेना, रटना मत इसको, है ना। अब चलते हैं आगे। चलो भाई, तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब हम ये सिस्टम को 2 और 3 के जी दोनों ले रहे हैं, ठीक है। टेंशन का वर्क नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 3 पे टेंशन का वर्क कट जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब टेंशन का वर्क लिया नहीं तो बेसिकली क्या है, इसमें नॉर्मल लगा उसका काम होगा नहीं, एक ही वर्क बचा किसका, एमजी का। तो वर्क डन केवल किसका है, एमजी का, क्योंकि टेंशन और नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। अब एमजी का वर्क इस पे होगा, 1 मीटर नीचे आया तो इस पे वर्क होगा 3GH बराबर के इनिशियल तो जीरो, सिस्टम को बाय डिफॉल्ट मान लेते, शुरू में छोड़ा गया है। और यहाँ पे आएगा हाफ 2 V' का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू V का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हाफ, इतना। अब मुझे V और V' निकालना है, लेकिन V और V' के लिए जरूरी क्या है कि मुझे इन दोनों का आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो इसको गायब कर देते हैं। अब बात है कि इनका रिलेशन कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा जैसा हमेशा निकलता है। कैसे कि मान लो किसी टाइम पे एंगल अल्फा है, ठीक है, तो V' आ गया तो V आ जाएगा। तो कंस्ट्रेंट लगाते हैं, तो यहां से लेंथ कितनी कम हुई, माइनस V' कॉस अल्फा। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कंस्ट्रेंट है नॉर्मल, ठीक है। तो माइनस V' कॉस अल्फा यहाँ से कम हुई है ना, और यहाँ से बढ़ गई कितनी, V बराबर जीरो। तो मेरे पास क्या आ गया कि V बराबर V' कॉस अल्फा, ठीक है। अब कॉस अल्फा कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल सी बात है, सोचो आप भाई, अल्फा ये है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये जो बेस होगा बहुत छोटी पुली है ना, ये बेस होगा √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 स्क्वायर होता है आपके पास 9। तो 16 में से 9 गए √7, ठीक है। तो 16 में से 9 गए √7, तो आपके पास क्या हो गया कि कॉस अल्फा हो गया V बराबर V' कॉस अल्फा। कॉस अल्फा आपके पास हो जाएगा √7/4 आई थिंक, ठीक है। तो V' हो गया 4/√7V, ठीक है। V' इतना हो गया। अब करना कुछ नहीं, इस V' की वैल्यू यहाँ रखनी है और मेरे पास आंसर आ गया। तो मैं अब इससे इजाजत पाऊंगा, आप लोग प्लीज साथ साथ लिखते रहा करें, ठीक है ना, क्योंकि इसके कोई नोट्स नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दो भी नोट्स तो भी साथ साथ लिखना है, ताकि साथ साथ लिख लिख के समझते रहो, है ना। अच्छा, मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब ये आखिरी इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3G का मतलब 30 इज इक्वल टू V' का स्क्वायर। तो V' को क्या लिखेंगे, 4V/√7 का स्क्वायर प्लस 3/2 V स्क्वायर, ठीक है। तो 30 बराबर 16/7 V स्क्वायर प्लस 3V² बाय 2, ठीक है। और इसका एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक है। 16 × 2 32 प्लस 3 × 7 21 V², ठीक है। तो V² आ गया आपके पास 14 × 30/32 प्लस 31 हो गया 43, ठीक है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो, आप लोग देख लेना, लेकिन दिस इज ऑल विच आई कैन डू, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 का √7, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही है। तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, और दिक्कत दिखे तो डू राइट इट इन कमेंट्स, ठीक है। और इसका क्या रूट करना, रूट में कुछ होना तो है नहीं इसका, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके बच्चों, बाय। लिख लो आप इसको, जल्दी लिख लो।